back, a lot of those dimensions, illusory conjunctions की बात की थी, ये देखा था कि कैसे टॉप डाउन प्रोसेसिंग इम्पैक्ट करती है, तब हमारी अटेंशन को इवन व्हेन वी आर नॉट पेइंग फोकस्ड अटेंशन, और वर्ड सुपीरियॉरिटी इफेक्ट कैसे इंपॉर्टेंट होता है. नाउ वी कम टू द बॉटलनेक थ्योरीज, या जिनको अर्ली सिलेक्शन थ्योरीज कहा जाता है. बॉटलनेक को ही जब थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, दे कॉल्ड इट लेट सिलेक्शन थ्योरीज. सो हम इन थ्योरीज का फ़र्क देखते हैं. और जैसा मैं आपको कह रही थी कि सिलेबस में आई थिंक व्हेन वी एंड द सेक्शन दिस यूनिट टुडे, आपको एक बार सिलेबस के हिसाब से भी सिर्फ फीचर इंटीग्रेशन थ्योरी मेंशन है. मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ, आपको पता है क्यों बोलती हूँ, पर आप लोगों को याद रहेगा जिनके लिए बोलती हूँ वो क्लास में ही होते हैं ज़्यादातर. ओके, तो पहली थ्योरी जो है इसमें ब्रॉडबेंच का नाम आपने ऑफकोर्स जब पहले अटेंशन पढ़ा होगा BA2 में, तो आपने ये थ्योरी ही सबसे पहले पढ़ी होगी. इस थ्योरी को हम बॉटलनेक थ्योरी भी कहते हैं, फिल्टर थ्योरी भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है वो विल जस्ट काइंड ऑफ क्विकली लुक एट इट. मैंने आपको जो सेक्शन आपके नोट्स के लिए यूनिट 1-2 का भेजा है, उसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ये एक और किताब में से भी है. सिर्फ मैं इसी पार्ट को, उसका एक ही यूनिट है जिसमें कुछ हिस्सा पैटर्न रिकग्निशन का, तो ये जो थ्योरीज करा रही हूँ यू कैन रीड फ्रॉम देयर एंड राइट फ्रॉम देयर. मैं आपको स्पेसिफिकली ये सेक्शन जो उन किताबों में नहीं है जो अभी तक भेजा है वो भेज दूँगी. ठीक हो गया. सो ये मॉडल क्या कहता है कि सबसे पहले आप देखते हो कोई भी मैसेज आता है वो आपकी सेंसरी मेमोरी पे जा रहा है, वहाँ से फिल्टर पे जा रहा है, फिर कोई डिटेक्टर है हमारी मेमोरी सिस्टम में, हमारे अटेंशन सिस्टम में, फिर वो चीज़ हम मेमोराइज करते हैं. अब ये होता क्या है, कोई भी मैसेज आ रहा है, रादर कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप कई सारे एरोज देख रहे हैं, राइट. जो सेंसरी मेमोरी है ये बेसिकली आने वाली इंफॉर्मेशन को कुछ सेकेंड्स के लिए होल्ड करती है और फिर इस मैसेज को आगे भेज देती है. आगे आपका एक फिल्टर लगा है जो कि इस मैसेज का एनालिसिस करता है. किस क्राइटेरिया पे, कैसी टोन है, पिच क्या है, क्या चल रहा है, क्या बोला जा रहा है. पर ये जो फिल्टर है ये ज़्यादा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैसेज पे फोकस करता है. आगे जाके मीनिंग की बात होगी जो कि डिटेक्टर का काम है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर बैठे हुए हैं अपने रूम में, बहुत कॉमन साइज जैसा कई बार होता है, यू सिटिंग इन योर रूम, लेट से आपका आप अपने स्टडी टेबल पे बैठे हो और आपका बेड पूरा अनडन है, उस पर आपकी क्विल्ट, आपके ब्लैंकेट्स ऐसे पड़े हैं, तैतूनी लगाई हुई, और आप अपने स्टडी टेबल पे बैठ के अपना फ़ोन देख रहे हो और साथ में शायद थोड़ा सा म्यूज़िक भी चला हुआ है और आपका ब्रेकफास्ट साइड पे पड़ा हुआ है. ऐसा होता है किसी के साथ? आज ही क्या हुआ उसके आगे? आई थिंक मेरा एग्जांपल आ गई, फिर क्या हुआ उस वक्त? इसके आगे मम्मी की डांट आई. मम्मी की डांट आई, अक्सर आती है ना. मम्मा कहती है क्या कर रहे हो तुम लोग, खाना भी पड़ा हुआ है, बिस्तर का हाल देखो, टेबल पे बैठे हुए हो, किताब खुली हुई है पर फोन के ऊपर हो, है ना. एंड ये आवाज़ें आती रहती हैं. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे सेंसरी मेमोरी ने सुन लिया, फिल्टर ने कह दिया अच्छा मम्मी बोल रही है, रोजी बोलती है, डजंट मैटर. मम्मी कहेंगी ठहर जाओ अभी मैं तुम्हारा फोन लेती हूँ. तो अब एकदम से आपका डिटेक्टर कहता है भैया कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, उठ जाओ जल्दी से. तो अब जल्दी से, अरे मम्मा कोई बात नहीं, सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम, यू नो माय सन आल्सो डज दैट. सो द पॉइंट इज कि हम आने वाली इन्फॉर्मेशन को आने देते हैं पहले, उस पर रिएक्ट कब करेंगे, जब उसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो आगे आ गया थोड़ा सा, फिर जैसे मतलब समझ आता है उस धमकी का जो कि डिटेक्टर का काम है, तब आप एक्ट करते हो, तब आपकी मेमोरी में वो जाता है या आपके एक्शन के लिए वो चीज़ अक्सर आगे आती है. सो इस मॉडल के हिसाब से मैसेजेस आते हैं, थोड़ी देर सेंसरी मेमोरी में रहते हैं, वहाँ से वो आगे चले जाते हैं फिल्टर की तरफ, फिल्टर से भी निकल जाते हैं, पर फिल्टर से इवेंचुअली वो चीज़ निकलती है आगे जाके जो डिटेक्टर जिसको मानता है कि सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल है, इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरा फोकस इसी चीज़ पे होना चाहिए. सो जब ये चीज़ आपका डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ आपका मीनिंग भी अब डिसाइड हो जाता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा रेलेवेंट है, तब आपकी वो इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है और फिर यू आर रेडी. हम जब मेमोरी के मॉडल्स करेंगे, जो लेटेस्ट मॉडल हैं मेमोरी के, उसमें वर्किंग मेमोरी का आइडिया विच सेज कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी और लॉन्ग टर्म से आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी चीज़ें मिलकर एक तरह का एक वर्किंग बेंच बना देती है जिसपे आप जल्दी से जो जवाब देना होता है, जो करना होता है वो आप करने लग जाते हो. पर मेमोरी तक पहुँचने के लिए आपको ये अटेंशन के स्टेप से निकलना ज़रूरी है. तो अब जैसे इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, फिर आप डिसाइड करते हो कि मैंने ये आने वाला मैसेज जिसका मतलब मेरे डिटेक्टर ने डिटेक्ट करके बता दिया है, व्हाट एम आई गोइंग टू डू. क्या मैं सारी बातों को इग्नोर करने वाली हूँ, या मैं कुछ करने वाली हूँ, या मैं जल्दी से बेडशीट्स को करूँगी, या पहले खाना खा लूँगी, और व्हाटएवर. सो ब्रॉडबैंड का मॉडल कहता है कि
आने वाले इनकमिंग मैसेजेस को हमारे अटेंशन सिस्टम में कई फिल्टर्स से गुजरना पड़ता है, और अक्सर उनके हिसाब से, ब्रॉडबैंड के हिसाब से, ये फिल्टर्स काफ़ी अर्ली स्टेज पे ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं पहले 5 मिनट यहाँ पे बैठूंगी, आने दो सारा कुछ, और फिर जैसे इन्फॉर्मेशन आना शुरू होती है, स्टिमुलाई आना शुरू होते हैं, मेरा फिल्टर भी काम करने लग जाता है। हमें पता ही है कि ऑल कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर एक्टिव, इंटर रिलेटेड। तो ये कहता था आपका ब्रॉडबैंड का मॉडल, जिसको कि कई जगह पे फिल्टर मॉडल या बॉटलनेक थ्योरीज भी कहा जाता है। बॉटलनेक थ्योरी सिर्फ ब्रॉडबैंड का नहीं है, और भी एक थ्योरी मिलके बॉटलनेक आती है, जिस काम होता है। ये हो गया आपका ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल, और इसके द्वारा आप सिलेक्टिव अटेंशन एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। यू सिलेक्टिवली चूज के अब मुझे क्या करना है। मैसेजेस तो कई सारे आ रहे थे उस वक्त, शायद बाहर बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी, टेलीविजन पे भी कुछ चल रहा था, म्यूजिक भी चल रहा था, बट देन यू सिलेक्टिवली डिसाइड कि अब मम्मा का गुस्सा वाकई आगे चला गया, सो आई हैव टू डू। सो ब्रॉडबैंड का मॉडल ये बताता है कि कैसे बड़े सारे मैसेजेस में हम अपने फिल्टर और डिटेक्टर की मदद से सिलेक्ट करते हैं कि किस चीज़ पे हम अटेंशन पे करते हैं। दैट इज नंबर 1। ब्रॉडबैंड का जो अर्ली सिलेक्शन मॉडल था, जो उन्होंने इनिशियली पहले दिया, उनके हिसाब से ये जो फिल्टर है ये मतलब से भी पहले ही एक्टिव हो जाता है। मतलब कोई भी बात जो आ रही है हम उसको सुनना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी उसका मीनिंग डिटेक्ट होना बाकी है। उनमें से कौन सा सबसे सिग्निफिकेंट स्टिमुलस है ये जानना बाकी है। इसको अर्ली सिलेक्शन इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे बिलीव कि जो भी आप बात सुन रहे हो, right in the beginning it starts passing through this kind of a filter or this kind of a jump. That means the message, जो अर्ली सिलेक्शन और लेट सिलेक्शन है, इनका फर्क क्या है कि अर्ली सिलेक्शन भी कह रहा है कि फिल्टर जैसी चीज़ है, और लेट सिलेक्शन भी कहेगा फिल्टर जैसी चीज़ है। पर अर्ली सिलेक्शन मॉडल जैसा कि ब्रॉडबैंड का मॉडल है, उनके हिसाब से ये फिल्टर और ये सारी चीज़ें बिल्कुल शुरू में ही हो जाती है, उससे भी पहले कि आपका डिटेक्टर एक्टिवेट हो। ठीक हो गया। तो किसका बेटा? बॉटलनेक, ब्रॉडबैंड और डॉयच नॉर्मन दोनों की मिला के करते हैं। अभी उन दोनों को करके फिर मैं आपको बॉटलनेक में क्या क्या आ रहा है वो बता रही हूँ। अभी के लिए आप सिर्फ ये रखिए कि ब्रॉडबैंड का जो फिल्टर मॉडल है वो अर्ली सिलेक्शन मॉडल है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ढेर सारे आने वाले मैसेजेस में हमारी प्रोसेसिंग की या हमारी अटेंशन की काफ़ी अर्ली स्टेजेस पर ही हम मैसेज हमारा चूज हो जाता है, और बाद में जाके मतलब इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी ने कोई बात बहुत धीरे से कही और किसी ने बहुत ऊंची से कही, क्या कही वो अलग बात है, पर डेफिनेटली मैं ऊंची आवाज़ को पहले सुनूंगी, क्योंकि उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिन करते हैं कि मेरा ध्यान उस पर जाएगा। जो बड़ी धीमे से आवाज़ है उस पर मेरा ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक उसका काफ़ी वीक है। तो अर्ली सिलेक्शन मॉडल ये कहते थे कि अक्सर हमारी अटेंशन का जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म है वो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब एनालाइज होने से पहले ही फिल्टर उसका चालू हो जाता है कि जो चीज़ ऊंची है वो मुझे सुन जाएगी, जो किसी एक बंदे की आवाज़ है वो सुन जाएगी, दूसरे की जो बहुत धीमी है वो नहीं सुनेगी। तो अर्ली फिल्टर का मतलब उनके हिसाब से आपका अटेंड जिस मैसेज को आप कर रहे हैं वो काफ़ी अर्ली स्टेज पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर ही फिल्टर हो जाता है। उसके बाद आपकी आई जो ट्रीजमैन की हमने कल करी थी फीचर इंटीग्रेशन थ्योरी। ट्रीजमैन ने ही अपनी थ्योरी में आगे ऐड किया जिस सेक्शन को कहा जाता है अटेन्यूएशन थ्योरी। अटेन्यूएट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को जैसे आप रेगुलेटर के द्वारा थोड़ा धीरे कर सकते हो। सो अटेन्यूएटर इज समथिंग दैट कंट्रोल्स क्या सुनोगे और क्या नहीं सुनोगे। तो अगर मैं डिसाइड करूं कि नहीं मुझे धीरे से बोली गई बात को भी सुनना है, या कॉकटेल पार्टी फिनोमेना में जैसा होता है कि मुझे अपना नाम सुन जाता है हालांकि बड़ी दूर और बड़ा शोर है, ये सारा कुछ ट्रीजमैन के हिसाब से आपका अटेन्यूएटर और डिक्शनरी यूनिट मिलके करते हैं। तो ट्रीजमैन ने क्या कहा, वो जो मॉडल था वो तो है ही है कि कुछ चीज़ें हैं जो आइसोलेटेड फीचर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कंबाइंड फीचर्स हैं। आइसोलेटेड फीचर्स में हम प्री अटेंटिव प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन फीचर्स में या कंजंक्शन सर्च जैसी चीज़ जब करते हैं वहाँ पर हम फोकस्ड या कंट्रोल्ड सर्च यूज़ करते हैं। और पहला वाला प्री अटेंटिव आसान होता है, कंट्रोल में ध्यान ज़्यादा लगता है और उसमें इल्यूसरी कंजंक्शंस हो सकती हैं अगर हमारे को ध्यान ना मिले। ये हमने कल ट्रीजमैन की थ्योरी में पढ़ा था। बिसाइड्स दिस, इसी के ऊपर बिल्ड करते हुए उन्होंने कहा जब हमारे पास ढेर सारे मैसेजेस आते हैं ट्रीजमैन के हिसाब से, तो सबसे पहले फिल्टर को उन्होंने रिप्लेस कर दिया विद द वर्ड अटेन्यूएटर। कि ऐसा नहीं है कि भैया जी एक जाली लगी उससे जो पार गया वही आएगा। अटेन्यूएटर में चीज़ें रेगुलेट करी जा सकती हैं, थोड़ा सा कंट्रोल आपके पास, या जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होता है। तो क्या हुआ, ढेर सारे मैसेजेस आए
और आपको जैसे हमने डिवाइडेड अटेंशन के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, याद है आपको? शेरी वाला तो किया था, इवन ट्रीजमैन वाला किया था। डाइकोटिक लिसनिंग, एक कान में एक मैसेज सुना रहे थे, दूसरे में दूसरा सुना रहे थे, और कैसे सब्जेक्ट्स को कहा जाता था एक कान को शैडो करो, एक कान को अटेंड मत करो, राइट? तो ये बता रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके ढेर सारे ये मैसेजेस आए, आपका जो अटेन्यूएटर है ये गवर्न करेगा, आपको इंस्ट्रक्शन दे दी एक्सपेरिमेंटर ने कि आपने एक मैसेज को सुनना है और एक को इग्नोर करना है। तो ये जो बोल्ड एरो अटेन्यूएटर से निकल रहा है, ये मतलब आपके अटेन्यूएटर ने डिसाइड कर लिया, आपकी अटेंशन का एक कोई हिस्सा है, कोई मैकेनिज्म है जो डिसाइड करता है कि मैं राइट कान वाले मैसेज को अटेंड करूंगी, और जो लेफ्ट कान वाला मैसेज है वो मुझे सुन तो रहा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, दूसरे कान में वो आवाज आ रही है, पर मैं उसको अटेंड नहीं करूंगी। इसलिए ये वाला जो एरो है ये रिलेटिवली थिनर है, पतला है, ये वाला बोल्ड है। क्यों? जिस मैसेज को आप अटेंड कर रहे हो, और किस चीज पे अटेंड कर रहे हो, आपका अटेन्यूएटर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे अटेंड करता है, क्या आवाज है, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है वो भी अटेंड करता है, और मीनिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड इन द ईयर वो भी करता है। याद है आपको ट्रीजमैन का एक्सपेरिमेंट? एक कान में आता था इन द पिकनिक बास्केट आई कैरिड सम रूट सैंपल लीव्स, और दूसरे में आ रहा था समथिंग 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 ब्राउनीज एंड चॉकलेट्स, और कैसे उन्होंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया था। तो दैट मींस ये जो बोल्ड वाला है वो अटेंडेड वाला मैसेज है, और ये वाला जो था अनअटेंडेड था। पर फिर भी हमने देखा, हालांकि इसको नहीं सुनना था, पर इसका कुछ हिस्सा वहां चला गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ सिमेंटिक इफेक्ट, याद है हमने पढ़ा था? तो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग जो अटेन्यूएटर है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे कितना ऊंचा है कितना नीचा है, उसमें कई चीजें आपको अगर फाइंडिंग्स याद हो, जब लोगों से बाद में पूछा गया था कि आपको क्या क्या याद है उस मैसेज के बारे में जो अनअटेंडेड था, तो लोग ये तो बता पाते थे कि आवाज जो थी वो मेल से फीमेल में आ गई थी। दैट मीन्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने जज की थी अनअटेंडेड ईयर की। वो ये भी बता पा रहे थे कि भाषा शायद जर्मन से इंग्लिश बदल गई, या कई लोग नहीं बता पाए थे पर कई लोग बता भी पाए थे। और तीसरा, लोगों ने जब दो मैसेजेस को कंबाइन करके कोई मीनिंगफुल बात बना ली थी, दैट मीन्स मीनिंग भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। तो इस कारण हम कह रहे हैं कि जो अटेन्यूएटर है वो इनकमिंग इंफॉर्मेशन को किस तरह एनालाइज करता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, लैंग्वेज पे और मीनिंग पे। आगे क्या होता है इस मॉडल में, जो तो अटेंडेड मैसेज है वो तो फुल स्ट्रेंथ में आ जाता है, और जो अनअटेंडेड मैसेज है वो काफी वीक रहता है लेकिन प्रेजेंट होता है। सब्जेक्ट ये कभी कोई नहीं कहता था कि मुझे पता ही नहीं कि दूसरे कान में भी आप कुछ सुना रहे थे। They remembered they could hear something in that other ear also, but they decided not to pay attention. तो ये जो मैसेज वीकर है लेकिन फिर भी सब्जेक्ट उसको याद करता है, उसको पता रहता है, इसके कारण इस ट्रीजमैन के अटेन्यूएशन मॉडल का को एक और नाम दिया जाता है, which is leaky filter model, जिसको ये अटेन्यूएटर कह रहे हैं और पहले ब्रॉडबैंड जिसको फिल्टर कह रहे थे। इन्होंने कहा ऐसा लगता है कि इनका जो फिल्टर है ना उसमें थोड़ी लीकेज हो जाती है, जिसके कारण वो जो अनअटेंडेड मैसेज है वो भी अंदर घुस जाता है। लेकिन अब ये दोनों मैसेज आ गए, अटेंडेड तो पूरा स्ट्रॉन्ग आया क्योंकि आपने अच्छे से सुना, अनअटेंडेड लीक होके थोड़ा सा आ गया आपके पास। अब डिक्शनरी यूनिट डिसाइड करेगी कि इसमें से किसका क्या मतलब है, या किसको वो जल्दी अटेंड करेंगे, या क्या उसमें से अपना रिस्पॉन्स देंगे। सो व्हाट हैपेंस देन इज कि जो सेकंड स्टेज में जब ये मैसेज अटेन्यूएटर से निकल कर आपकी डिक्शनरी यूनिट में आते हैं, तब क्या होता है, डिक्शनरी यूनिट का काम शुरू होता है। अब ये डिक्शनरी यूनिट क्या है, नाम से हमें लग रहा है कि इसमें शब्दों के मतलब या जो भी बात कही हुई है डिक्शनरीज में मतलब के लिए हम करते हैं। जब आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं पता होता तो आप डिक्शनरी देखते हो। तो ये यूनिट कहीं ना कहीं आपने जो मैसेज आपके अटेन्यूएटर ने आगे आने दिया उसमें मीनिंग के कंपोनेंट को सबसे स्ट्रॉन्ग बना देती है। और डिक्शनरी यूनिट कैसे काम करती है, लेट्स सी। इन्होंने कहा हर वर्ड मैसेज में जब आप सुन रहे होते हो, अटेंडेड में भी और अनअटेंडेड में भी, तो हर वर्ड का ना एक थ्रेशहोल्ड होता है। थ्रेशहोल्ड होता है वो मिनिमम वैल्यू जो होनी ही चाहिए कि कोई बंदा उसको सुन पाए या देख पाए, राइट? आप लोगों ने आई थिंक BA2 में साइकोफिजिक्स पढ़ा था, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अभी आप जिसको कह रहे हैं आपको एक्सपेरिमेंट करना है स्टीजियोमीटर, दैट इज आल्सो अबाउट थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर और नीचे का फर्क आप जानते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक स्पीकर पड़ा हुआ है या एक रेडियो पड़ा हुआ है, मैं उसकी आवाज़ को बिल्कुल जब जीरो कर देती हूँ आपको कोई आवाज़ नहीं सुन रही, फिर मैं उसको बहुत थोड़ा सा बढ़ाती हूँ आपको अभी भी नहीं सुन रही, फिर थोड़ा और बढ़ाती हूँ, टेक्निकली शायद साउंड जैसी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है पर अभी वो मेरी हियरिंग रेंज में फ्रीक्वेंसी नहीं आई है। जैसे वो फॉर एग्जाम्पल 1 पे आता है तो आपको लगता है कि हाँ कुछ है,
थोड़ा ध्यान से सुनती हूँ और फिर शायद आपको सुनता है। 2 पे आता है, आप कहते हो हाँ हाँ है। 3 पे आता है, यू वेरी श्योर कि हाँ मैसेज सुन रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे शायद 1 के आसपास आपका थ्रेशोल्ड था, वो पॉइंट इन योर फिजिकल सेंसेशन जिसके नीचे आपको कुछ नहीं सुन रहा था और जिसके ऊपर आपको कम से कम 50% ऑफ द टाइम्स चीज सुनती है। इसको आप थ्रेशोल्ड टेक्निकली कहते हैं। तो हम जो वर्ड सुनते हैं उनके भी थ्रेशोल्ड होते हैं। आपका नाम कहीं पे भी पुकारा जाए उसका थ्रेशोल्ड बड़ा ही कम है। कम का मतलब वो झट से आ जाएगा, आपको बहुत सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ेगी। कहीं इस कमरे में कहीं श्रुति बोला जाएगा तो मेरा ध्यान उधर जाएगा क्या कहा आपने, क्यों? क्योंकि उस शब्द का थ्रेशोल्ड बहुत कम है। थ्रेशोल्ड वो बाउंड्री है जिसके नीचे नहीं सुनता था पर ऊपर हमेशा सुनता है। तो जो मेरा नाम या मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका थ्रेशोल्ड कम है। रुटेबगा जैसा वर्ड जो नया है, जब तक हमें बिल्कुल नहीं पता था, उसका थ्रेशोल्ड बड़ा हाई है। मैं गेस करती रहती हूँ क्या है भैया, मुझे नहीं पता। और कुछ वर्ड्स हैं जो कॉमन पार्लेंस के हैं, बोट, हट, ब्लैक बोर्ड, जो हम रोज रोज सुनते हैं, उनका थ्रेशोल्ड समवेयर इन द मिडिल है, राइट। पर अपना नाम या वो चीजें जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए उनका थ्रेशोल्ड कम है। तो ये डिक्शनरी यूनिट जो है, ऐसा लगता है इसमें पूरा स्टोर हाउस है अलग अलग शब्दों का, along with their thresholds। तो जैसे आपका अटेंडेड मैसेज कोई आता है आपके कान में, उसमें जितने शब्द बोले जाते हैं वो थ्रेशोल्ड के हिसाब से आगे चले जाते हैं। और जिनका थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा होता है, आप पहली बार सुनते हो, आपको लगता है ये तो पता ही नहीं क्या है, इसकी कैसे प्रोनाउंसिएशन है। आई थिंक हम सब मानेंगे, चाहे हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के कम से कम हम सब ये 2 भाषाएं तो बोलते ही हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिन पे हम अटक जाते हैं, यू नो। आप कई बार प्रैक्टिस भी बड़ा करते हो, इसको मैं ऐसे बोलूंगी, पर इन आई वॉच माई सेल्फ समटाइम्स, क्लास आफ्टर क्लास, ईयर आफ्टर ईयर, कोई एक आधा वर्ड होता है जिसपे मैं आवाज फंबल कर जाती। ऐसा नहीं कि वो वर्ड आपको नहीं आता, बट पॉसिबली उसका थ्रेशोल्ड थोड़ा सा हायर है देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई एम सेइंग। जैसे आई थिंक एक वर्ड जब हम बात करते हैं रिससिफिकेशन, तो हम कहीं अटक जाते थे बीच में, यू नो। सो देन वही बात जो हम कल भी कर रहे थे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो आप फिर रिससिफिकेशन को रिससिफिकेशन नहीं बोलोगे, रिसूसिफिकेशन नहीं बोलोगे, जो बड़ी बारी लोग बोल जाते थे। तो हम जब प्रोनाउंसिएशन से स्ट्रगल करते हैं, इट हैज टू डू समथिंग विद द थ्रेशोल्ड ऑफ दैट। मैम इसका एक एग्जांपल भी है शायद, जब आप कोई नॉवल पढ़ रहे होते हैं एंड इट्स उसकी जो वर्ड्स हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, और जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे होते हो तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं पता होते, बट यू डोंट अटेंड इट टू दैट मच। बट जब सेकंड रीडिंग करते हो तो वो वर्ड एक दिखता है तो बहुत बार दिखने लग जाता है। सो दैट समवेयर वहाँ पे आपको प्रैक्टिस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, रेपिटेशन का रादर इन दिस केस। आप प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हो इसको, बट व्हेन यू सेकंड टाइम रीड इट। और बहुत सारे लोग कुछ अच्छी किताबें जो आपको अच्छी लगती हैं, एवरी टाइम यू रीड इट यू फील यार इसमें तो मुझे कोई नई चीज़ पता चाहिए। वो कहाँ से पता चलती है? फॉर द सिंपल रीजन व्हेन यू रिपीट, बहुत चीज़ों के थ्रेशोल्ड्स वेरी करते हैं। पहली बार ये बहुत हाई था, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार पढ़ोगे और साथ में कोई एग्जाम्पल सोचोगे तो उसका थ्रेशोल्ड और कम हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो चीज़ों को याद करने में और अटेंड करने में मदद करती हैं। तो ट्रीजमैन के हिसाब से तो आपके जो वर्ड्स हैं, उनके ढेर सारे वर्ड्स और उनके अलग अलग थ्रेशोल्ड्स जो हैं, वो सब के सब फॉल करते हैं आपके डिक्शनरी यूनिट में। और डिक्शनरी यूनिट से जब मैसेज निकलता है फिर वो आपकी मेमोरी में जाता है। फिर आपको क्या याद रहेगा? अगले रेपिटेशन पे आपको याद रहेगा कि ये डिफरेंट वर्ड था, डिफिकल्ट था, इसका ये मतलब था, या ऐसे इसको यूज किया। तभी करके आई थिंक अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो कभी भी कोई नए वर्ड्स, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने में, द सिंपलेस्ट टेक्निक इज एवरी डे एटलीस्ट, मतलब एक तो कहीं नहीं गया, अगर 5 शब्द आप हर रोज नए डिफिकल्ट, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनके स्पेलिंग और एक सेंटेंस में उनका यूज, ये 3 चीजें करेंगे, आप सोचो कि बाय द एंड ऑफ 1 ईयर हाउ मेनी न्यू वर्ड्स यू वुड हैव लर्न। और अब बहुत अच्छे से, आई मीन शशि थरूर ने, आई एम श्योर उनकी डिक्शनरी में बड़े सारे वर्ड्स हैं जिनके लो थ्रेशोल्ड्स हैं, जो हमारे लिए बड़े हाई थ्रेशोल्ड्स हैं, बट देन दैट्स समथिंग दैट इज वर्कड ऑन, ही इज रेड, ही इज used them, nobody is born with that kind of vocabulary otherwise, right? Yes, ma'am. Okay. So ये है जी ट्रीजमैन का अटेन्युएशन मॉडल। इसमें फर्क क्या था? ब्रॉडबैंड ने जैसे जिसको फिल्टर कहा था और उसके आगे कहा था डिटेक्टर, इन्होंने कह दिया फिल्टर की बजाय अटेन्युएटर है, जो दोनों मैसेजेस को आने देता है, दूसरा लीक होके आ जाता है। पर डिक्शनरी यूनिट का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकंड स्टेज पे, जो मीनिंग्स और थ्रेशोल्ड्स के हिसाब से आपको बताता है कि आपने किस चीज पे अटेंशन पे करनी। इन दोनों मॉडल में एक तरह, एक में फिल्टर, एक में कहा गया है अटेन्युएटर। अब ये सारी की सारी बॉटलनेक थ्योरीज हैं। तीसरी और आखिरी बॉटलनेक थ्योरी, या जिसको कि लेट सिलेक्शन मॉडल कहा जाता है, जो ये वाली 2 थ्योरीज थी पिछली, इनको अर्ली सिलेक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो आने वाला स्टिमुलस है वो अर्ली लेवल पे या फिल्टर के थ्रू या अटेन्युएटर के थ्रू पास करता है, राइट? लेकिन जो लेट
नेक्स्ट सिलेक्शन थ्योरीज हैं, ये खास करके डॉइश और नॉर्मन ने एक मॉडल दिया जिसको कहा जाता है डॉइश नॉर्मन मेमोरी सिलेक्शन मॉडल। इनके हिसाब से अटेंशन इतनी जल्दी नहीं हो जाती, इतना अर्ली प्रोसेसिंग में नहीं होती, कम्स इन अ लिटिल लेट। और इन्होंने क्या कहा, अगेन गोइंग बैक टू द सेम एग्जांपल जो हमने डायकोटिक लिसनिंग वाले किए थे और शैडोइंग वाले किए थे, सिलेक्शन इनके हिसाब से तब तक नहीं हो सकती जब तक मीनिंग ना आए। प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस मॉडल्स। वो तो कह रहे थे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर इन्होंने कहा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर मतलब ओवर आर्किंग है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये मैके ने भी एक स्टडी की, इन्होंने क्या मैसेज दिया, आधे सब्जेक्ट्स को, मतलब वही हुआ डायकोटिक लिसनिंग, एक कान के मैसेज को रिपीट करना है, सुनना है, शैडो करना है, दूसरे को इग्नोर करना है, अनअटेंडेड ईयर। आधे लोगों को अनअटेंडेड ईयर में सुनाया गया वर्ड रिवर और आधों को सुनाया गया मनी, ठीक है। और अटेंडेड ईयर में क्या सुनाया गया, दे वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द बैंक, दे वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द बैंक। ये तो सारे लोग ध्यान देके सुन रहे थे अपने राइट कान में फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज उन्होंने साथ साथ इसको रिपीट करना था। पर लेफ्ट कान में जिसको उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कोई जरूरत नहीं सुनने की, उसमें उनको रैंडमली कुछ वर्ड सुनाए गए, एक एक वर्ड ही ज्यादा सुनाया गया। एक को सुनाया गया रिवर और कुछ लोगों को सुनाया गया मनी। अब जिन लोगों ने रिवर सुना था, हालांकि अनअटेंडेड वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, जिन्होंने रिवर सुना था, जब वो उसको शैडो करने लगे अटेंडेड वाले को, तो उनकी क्या बोला उन्होंने, दे थ्रू स्टोन्स टुवर्ड्स द साइड ऑफ द रिवर येस्टरडे। वहां बैंक लिखा है, बैंक ऑफ द रिवर भी हो सकता है और पैसों वाला बैंक भी हो सकता है। और दूसरा जिन्होंने मनी सुना, वो बोलने लगे दे थ्रू स्टोन्स एट द सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशन येस्टरडे। मतलब टॉप डाउन प्रोसेसिंग गुस्सा है, मीनिंग आ गया कि उनको लगा अच्छा नहीं बैंक भी था ना, अब बैंक वो वाला बैंक तो नहीं हो सकता, अगर मनी है तो वो बैंक पैसों वाला होगा, तो उन्होंने लोन भी घुसा लिया, पैसे भी घुसा लिए, कुछ भी। और जिन्होंने रिवर सुना था, वो रिवर के किनारे पे पत्थर मारते रहे। तो आप जो भी चीज याद करते हो, हालांकि वो अनअटेंडेड मैसेज था, पर फिर भी उसने डिटरमिन किया कि सब्जेक्ट्स क्या शैडो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से डॉर्मन नॉइश जो मैं बोल रही हूँ, ये क्या किया मैंने, नॉर्मन डॉइश नॉर्मन था, मैंने बोला डॉर्मन नॉइश, क्या किया ये, व्हाट इज इट, इट इज एन इल्यूसरी कंजंक्शन। यही पढ़ा था ना कल हमने कि जब रिकॉम्बिनेशन, जरा सी अटेंशन हटी, दुर्घटना घटी, तो वहीं पे मेरा वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इल्यूसरी कंजंक्शन डज और दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो लेट सिलेक्शन मॉडल्स और अर्ली सिलेक्शन मॉडल्स दोनों ही बॉटलनेक थ्योरीज हैं। अभी जो हमने मॉडल्स पढ़े उसमें ब्रॉडबेंट का और ट्रीजमैन का अटेन्यूएटर मॉडल जो है उनको अर्ली सिलेक्शन माना जाता है, और दूसरा जो अभी लास्ट किया है हमने नॉर्मन डॉइश का, डॉइश नॉर्मन का, उसको लेट सिलेक्शन माना जाता है। इसमें फर्क क्या है, इनके हिसाब से ढेर सारे जो हमारे पास मैसेजेस हैं वो सब के सब तो हम नहीं अटेंड कर सकते, हमारा अटेंशन स्पैन है, हमारे पास लिमिट है। पर जो अर्ली सिलेक्शन थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि जब मैसेजेस आते हैं, एक बार जैसे वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद ये रेडी टू गो इनटू योर सिस्टम। बॉटलनेक तो है, बॉटलनेक का मतलब ये होता है कि अगर ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा तो थोड़े लोग ही घुस पाएंगे। जहां कहीं भी एक बहुत नैरो एंट्री होती है, आप देखते हो वहां पे कुछ लोग ही जा पाते हैं, पूरी 100 लोगों का एक ग्रुप सीधा नहीं घुस सकता, दे हैव टू फॉर्म अ क्यू एट अ टाइम, एक या दो लोग उस नैरो पैसेज से जा सकते हैं। तो बॉटल नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ट्रेडिशनल तरह की जो शेप की बॉटल होती थी जिसका नेक पतला और उसकी बॉडी बड़ी होती थी, वैसे ही लगता है कि जब कोई मैसेज आता है तो वो जैसे ही फिल्टर से निकलता है, ब्रॉडबैंड के हिसाब से फिल्टर से, ट्रीजमैन के हिसाब से एटेन्यूएटर से निकलता है, देन इट्स रेडी टू गेट इनटू योर मेमोरी। और वो कैसे, जैसे वो जाता है वो पतले से बॉटलनेक से जाएगा, और जो आपको सबसे रेलेवेंट बात लगेगी, मम्मी की ढेर सारी कही बातों में जो उनका फोन खींच लेने की धमकी आपको स्ट्रांग लगी, आपने उसी वक्त रिएक्ट किया। सो दिस इज द अर्ली सिलेक्शन। लेट सिलेक्शन क्या कहते हैं, पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे पार जाएगा, उसके बाद उनको एक और गेट से, एक और फिल्टर से, एक और चेकिंग से गुजरना पड़ेगा जो बताएगा कि उनका मतलब क्या है। फिर जब जो सबसे मीनिंगफुल चीज होगी वो बॉटलनेक से आगे गुजरेगी, जिसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करूंगी या जो मेरी मेमोरी में जाएगी। ठीक है इतना? जो इनपुट आ रहा है इन अर्ली सिलेक्शन मॉडल, उसमें तो सिंगल वेव फिल्टर है, सिंगल वेव फिल्टर है, बट इट इज बेस्ड आता है खाली मॉडल स्टोरीज पूछे वो भी सारे लिखिए।
टीचर इंटीग्रेशन कर ली आती है तो भी इनको थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर मेंशन करो। एटलीस्ट मैंने एक स्लाइड के द्वारा किया, आपको इसका रिटन मटेरियल मिलेगा, बट आई थिंक दीज लिटिल डायग्राम्स आर क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप आराम से उनको कर सकते हो। अब कैनमन का जो कैपेसिटी मॉडल ऑफ अटेंशन है, इसे नई बात नहीं की, पर इन्होंने कहा कि आप इतने फिल्टर पहले हो रहा, अर्ली हो रहा, लेट हो रहा, इतनी कहानी में क्यों पढ़ रहे हो। लेट्स जस्ट लुक एट द आइडिया कि अटेंशन हमारे लिए एक रिसोर्स जैसा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, और हमारे पास जो लिमिटेड क्वांटिटी है, हर वक्त हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैं ये अटेंशन किस चीज़ पे देने वाली हूँ, है ना। इस वक्त अगर बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, आपको लगता है मैं क्या करूं क्या करूं। हम बहुत दफ़ा जब लाइफ में बड़ी सारी डेडलाइंस इकट्ठी आ जाती हैं, स्पेशली अब जैसे अब एग्जाम्स आएंगे, प्रैक्टिकल की डेडलाइन आ गई, मैं बीच में असाइनमेंट घुसा दूंगी, मैं अपना ओपन बुक टेस्ट घुसा दूंगी, हर टीचर अपना अपना झंडा लेके आ जाएगा। व्हेन यू हैव टू मेनी डेडलाइंस एंड लेट्स से यू आल्सो हैव अ वेडिंग इन द फैमिली, यू विल देन डू व्हाट, आप प्रायोरिटाइज करोगे कौन सी चीज़ है, आज मैं ये कर लेती हूँ, कल मैं ये करूँगी, जिस दिन घर में फंक्शन शुरू होंगे उस दिन तो मैं कुछ नहीं करने वाली, तब तो मेरे को ये करना है। आपके पास बड़ा क्लियर, यू डिसाइड फॉर एवरी डे कि मैंने किस चीज़ पे अटेंशन पे करनी, कौन सा काम करना है। तो यही चीज़ कैनमैन ने कहा कि अटेंशन इज लाइक अ कैपेसिटी, इट इज़ समथिंग लाइक अ रिसोर्स, और हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अटेंशन है जिसको एक गिवन टाइम पे आप कुछ ही चीज़ों पर केंद्रित कर सकते हैं। इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे सब पता चल रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है, उस कमरे में क्या चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफिस में क्या चल रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। सो ही सेज every task that we face can require different amount of attention। वो चीज़ें जो मैं बड़ी बार प्रैक्टिस कर चुकी हूँ उनमें मेरे को कोई अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम अटेंशन की ज़रूरत है, जिसको कल वाली थ्योरीज में प्री अटेंटिव या ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग कहा गया था। और कुछ काम है जिन पे मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो शायद थोड़े डिफिकल्ट हैं, अनफेमिलियर हैं, नहीं है। बट ऑल सेड एंड डन, किसी भी एक गिवन टाइम पे हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अटेंशन होती है जो हमने डिसाइड करना होता है कि मैंने ये किस चीज़ पे देनी है, किस चीज़ पर लगानी है। और अगर आप खुद डिसाइड करें तो आप देखोगे आप अपनी बड़ी सारी डेडलाइंस मीट कर लेते हो, पर हम खुद नहीं डिसाइड करते, हम सर्कमस्टांसेस को डिसाइड करने देते हैं। ओह अभी तो ये फलाना सीरीज़ रिलीज़ हुई है, मुझे तो आज ही देखनी है, पूरी ख़त्म करनी है आज रात में, तो कोई नहीं असाइनमेंट कल देख लेंगे। तो वी डिसाइड वेयर वी हैव टू पे अटेंशन एंड दैट इज़ वाई वी चूज़ व्हाट हैपेंस टू अस। हम कह सकते हैं कि मैं बड़ी अनलकी हूँ या मैम को मैं पसंद ही नहीं हूँ इसलिए मैम मेरे को हमेशा ऐसे कहती थी, बट ऑलवेज रिमेंबर वी चूज़ टू डू थिंग्स, राइट। सो अब क्या होता है इस मॉडल के हिसाब से कि आप अपनी अटेंशन किस चीज़ पर लगाएंगे, एलोकेट करेंगे, वो कई फैक्टर्स के द्वारा डिटर्मिन होता है। कौन कौन से फैक्टर्स के द्वारा? नंबर 1 फैक्टर है आपका अराउजल। अराउजल लेवल का मतलब है कि किसी चीज़ के कारण फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली आपको कितना स्ट्रेस लग रहा है या कितनी अर्जेंसी फील हो रही है। जब भी आपको कोई चीज़ आती है, हम हमेशा उन चीज़ों को जल्दी अटेंड करते हैं विच आर वेरी अर्जेंट, जिनको आप डिले नहीं कर सकते। तो आपका अराउजल कैसे होता है? आपकी बॉडीली अराउजल डेफिनेटली होता है जब बहुत सारे काम आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एकदम वही फिजिकल अराउजल, फिजियोलॉजिकल अराउजल वाले सिम्टम्स आने लग जाएं, आपको घबराहट होने लग जाए, आपको लगे मुंह सूख रहा है, दिल धक धक कर रहा है, टांगे कांप रही हैं, बिल्कुल हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है हीट रेडिएट हो रही है, ये सारे फिजियोलॉजिकल अराउजल के साइंस हैं जो हम अक्सर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में फेस करते हैं। अब मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे से ECP का पेपर तैयार करना, ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, वो करना, पर इस वक्त अगर अर्थक्वेक आएगा तो हम सब बाहर भागेंगे। It's urgent right now. Why will I run and not focus on ECP? अर्थक्वेक तो आके शायद 5 मिनट में, 2 मिनट में या 5 सेकंड में चला जाएगा, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ECP के पेपर तो आपके साथ हमेशा रहने हैं उसके मार्क्स। पर हम उस वक्त अर्जेंसी, अराउजल डिसाइड करता है कि मैं किस चीज़ पे अटेंशन पे करूँगी। वी डोंट पे अटेंशन टू सो मेनी अदर थिंग्स। सो दैट मीन्स आपके पास जो अटेंशन एक रिसोर्स है, लिमिटेड है, आप किस चीज़ पे उसको केंद्रित करने वाले हैं, वो क्या डिटर्मिन कर रहा है? नंबर 1 आपका अराउजल। नंबर 2 आप इवेल्युएट करते हो कि मेरी कैपेसिटी पे कितना बोझ है, कितनी सारी चीज़ें मुझे करनी है और पहले कौन सी करनी है। तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट की बेसिस पर आप अपनी एलोकेशन पॉलिसी डिसाइड करते हो कि अच्छा पहले ये कर लेती हूँ, फिर ये कर लेती हूँ, फिर ये कर लेती हूँ। आप एक तरह का प्लान बनाते हो। फिर कुछ आपकी ऑटोमेटिक एंड्योरिंग डिस्पोजिशंस हैं जो अपने आप ही चल जाती हैं, ऑटो पायलट पे चल जाती हैं, उसमें आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता, बट दे आर ऑल्सो, यू आर ऑल्सो पेइंग अटेंशन टू देम। फॉर एग्जाम्पल आप अभी कुछ सुन रहे हो या लिख रहे हो, while you are listening to me, आप आराम से बिना इस बात का मतलब का लिंक तोड़े अक्सर
ज़्यादातर मे भी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि अच्छा मैं पहले देखूँ कहाँ है, क्योंकि यू वेरी फेमिलियर विद दिस इज समथिंग दैट्स ऑन ऑटो पायलट। ऐसे हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे रूटीन्स में ऐसे बड़े सारे काम होते हैं जो हम आराम से कर लेते हैं, जैसे कि कुछ बात सुनते सुनते पानी पी पाना, या ड्राइव करते करते म्यूजिक सुन पाना ऑटोमेटिकली। सो दे आर एंड्योरिंग डिस्पोजिशंस। एंड्योरिंग कैसे बनती है? क्योंकि आप रिपीट पे उनको करते रहे हो तो वो लगभग हैबिचुअल बन गई हैं, आपको उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना। पर वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिटर्मिन करता है कि आप किस किस चीज़ पर अपनी अटेंशन पे करने वाले हैं। चौथा फैक्टर है द मोमेंटरी इंटेंशंस दैट आर वेरी कॉन्शियस डिसीजंस दैट यू डिसाइड व्हाट एम आई गोइंग टू पे अटेंशन टू राइट नाउ। अगर मैं आपको कहती हूँ वही बात कि अगर अर्थक्वेक आया तो आप अभी डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है बेस्ड ऑन योर अराउजल एंड ऑल्सो कि इस वक्त व्हाट एक्शन, व्हाट focus is required. So you will not focus on the fact that you are heartbroken today and earthquake आ गया तो मैं क्या करूँ, मैं तो heartbroken हूँ, मैं यहीं रहूँगी. You will decide to do something about it. तो जो भी momentary situation arise की है वो भी decide करती है कि आपकी attention किधर को जाएगी. तो जो आपकी allocation policy है capacity model के हिसाब से, वो finally आपको clarity के साथ बताते हैं कि भैया इस काम को attention pay करो based on their urgency, their importance, their meaningfulness, और तब आप चूज करते हो कि आपने क्या करना। ठीक हो गया? तो ये कैनमन का जो कैपेसिटी मॉडल है, इसका फ्लो चार्ट ऐसे सा दिखता है। इसको आप सेंट्रल कैपेसिटी थ्योरी कहते हैं। इनके हिसाब से पहले सबसे अराउजल है, सबसे पहले अराउजल है, उसके बाद मेरी डिमांड्स क्या है, मेरी कैपेसिटी, मेरे पास कितनी अटेंशन है, कितने सारे काम खत्म करने हैं। आपकी डिमांड्स और कैपेसिटी जो है वो डिटरमिन करती है आपको कितना अराउजल होगा, आपके पास कितनी अवेलेबल अटेंशन है, और इसकी बेसिस पर आपकी एलोकेशन पॉलिसी डिसाइड होती है कि मैं किस किस काम पे कितना कितना ध्यान दूंगी, किसको सबसे पहले करूंगी। इनमें आपकी एंड्योरिंग डिस्पोजिशंस और मोमेंटरी इंटेंशंस दोनों भी कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी एलोकेशन पॉलिसी को, और फिर इन सारे कामों में से आप डिसाइड करते हो कि मैं इस चीज को सबसे ज्यादा अटेंशन दूंगा। Does this make sense, everyone? जो कहानी मैंने पिछली 2-3 स्लाइड्स में कही है वो इस छोटे से फ्लो चार्ट में दिखाई जाती है। Done? आप लोगों ने की हुई थी पहले कैनमन की थ्योरी? I don't know, not really. Okay. Finally, we also have what we call the multi-mode model of attention. मल्टी-मोड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कहते हैं कि सिलेक्शन कहाँ टेक प्लेस करेगी वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अर्ली भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है। हम क्यों पहले से निर्धारित करें कि अर्ली ही होनी चाहिए या लेट ही होनी चाहिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मीनिंग ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वाई नॉट, दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट। और वो जो फिल्टर जिसको ब्रॉडबैंड कह रहा था वो अर्ली लगा हुआ है, या अटेन्यूएटर जो ट्रीजमैन कह रहे थे अर्ली लगा है, या जो डॉयच नॉर्मन ने कहा लेट लगा हुआ है, उसको पॉजनर और स्नाइडर जिन्होंने इस मॉडल की बात की, उन्होंने कहा हमारे अटेंशन प्रोसेस इतना एडेप्टिव है, इतना अमेजिंग है कि इसमें एक मूवेबल फिल्टर है। स्थिति के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें क्या सिलेक्शन करना है। अगर यहाँ पे कोई ऊंची ऊंची चीखी जा रहा है, चीखी जा रहा है, चीखी जा रहा है, तो मैं उनसे भी ऊंची आवाज में चीखूंगी, या मैं कोशिश करूंगी कि अच्छा कोई बात नहीं सब चीख रहे हैं, मैं आई वांट टू फॉलो व्हाट इज बीइंग सेड। दैट मींस मेरा जो फिल्टर है वो उस बंदे की आवाज और उस बंदे की कही हुई बात के ऊपर चला जाएगा। यहाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि सब लोग बोल ही जा रहे हैं, बोलते जाओ, मैं तो आज चुप करके जाके क्लास में बैठना ही है, तो आपने अपने फिल्टर को पीछे कर दिया, भैया बोल ही जाओ, आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं, but I don't want to make any meaning out of it. That is why attention also is a choice in a lot of situations, though it is determined by a lot of other factors. पर फिर भी पॉजनर और स्नाइडर ने कहा कि हमारा जो अटेंशन में जो फिल्टर है ना, ये मूवेबल है, ये किसी भी जगह पे प्रोसेसिंग में लग सकता है, काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन नीड्स ऑफ द पर्सन कि क्या काम कर रहे हो। अगर कोई बड़ी अर्जेंट सिचुएशन है, अगर आप किसी जंगल में हो, तो वो फिल्टर ज़्यादा अर्ली आ जाएगा कि आप हर चीज़ को देख देख के अंधेरे में चलोगे, जहाँ पे जैसे लोग कहते हैं रस्सी भी आपको सांप लगती है, सो यू आर मोर कॉशियस, तो वहाँ पे आपका फिल्टर शायद अर्ली लग जाएगा। पर जब आप आराम से बैठे हो एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ एवरीवन इज हैविंग अ पार्टी, एवरीवन इज हैविंग फन, तो आप एक अपना अटेंशन का झंडा लेके फिल्टर लेके नहीं खड़े हो जाओगे, आराम से बातें आने दो, जब कोई मुझसे मुखातिब होगा, मुझसे कोई बात करेगा तो मैं जवाब दूंगी, अदरवाइज आई एम लिसनिंग एंड नॉट रियली पेइंग अटेंशन, बट आई एम नॉट इनअटेंटिव आइदर। सो पॉजनर और स्नाइडर ने कहा कि ये जो हमारा अटेंशन का फिल्टर है ये मूवेबल है, ये अडेप्टिव है, ये कई जगह पे लग जाता है।
और जॉनस्टन हाइंस ने भी इसको डेमोन्स्ट्रेट किया कि कई कंडीशंस में तो हम बड़ी अर्ली स्टेज पे डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किस चीज़ को अटेंड करना है, कई कंडीशंस में मच लेटर हम किसी बात को अटेंड करते हैं। तो जब भी आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर चीज़ों को जज करने की कोशिश करते हैं तब आपके अर्ली या समवेयर इन द मिडिल इंटरमीडिएट लेवल पे शायद फिल्टर ऑपरेट करता है। जैसा कि ट्रीजमैन के एक्सपेरिमेंट में वो बता पाए थे कि आवाज़ मेल से फीमेल में चेंज हुई, तो वो फिल्टर काम कर रहा था बट दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू रियली रिपोर्ट इट, क्योंकि वो तो ज़्यादा फोकस उनका अटेंडेड वाले पे था। तो मतलब आपका ये जो फिल्टर है जिसको आप अर्ली सिलेक्शन की लड़ाई हम लोग करते आए हैं अभी तक, दे आर सेइंग इट ऑपरेट्स ऑन मल्टी मोड्स, यू नो, जहाँ ज़रूरत है, जब ज़रूरत है, जहाँ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं अच्छा बताओ मैं कौन बोल रही हूँ, आपको लगता है हाँ मैंने सुनी हुई है आवाज़ पर कौन। अब आप ये नहीं कहोगे अच्छा पहले कुछ बात मीनिंगफुल बोलोगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ पहचान। अब आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे पहचान सकते हो, है ना। और अगर आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल नहीं समझ आते और बंदा बात करने लगता है और आप कह रहे हो हाँ हाँ मैं समझ गई कौन हो, तुम्हें क्या लगता है मेरे को समझ नहीं आया। सो यू आर जस्ट गेनिंग टाइम एंड यू वांटिंग देम टू से समथिंग जिसके कारण आप शायद रिलेट कर पाओगे। आप कर पाओ या ना कर पाओ दैट्स अनदर थिंग। पर अक्सर क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीज कर रही हूँ तो जो भी मेरे को स्टाइल में बोलने का तरीका, मैं जैसे ही वो बोलूँगी आपको चांसेस हैं कि शायद आपको याद आ जाए कि वो बंदा। कई बार नहीं भी आता क्योंकि मेरे जीवन में इतना कुछ चल रहा है, मैं कहाँ से वो एसोसिएशन बड़ी दूर पड़ी थी, पर जब वो बंदा बताता है फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बताती है कि अरे ये तो वो बंदा है, हाँ हाँ मुझे लग रहा था, मेरा टिप ऑफ द टंग था। ये सारे के सारे प्रोसेसेस कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। मेमोरी कब होगी, कब आपकी अटेंशन क्लैरिटी से आएगी, कहाँ पर आपका फिल्टर है, बहुत बारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोगों को जज कर पाते हैं। सो आराम से वहाँ पे आपका फिल्टर फिजिकल है। जब आप स्ट्रूप इफेक्ट कर रहे थे तो आप रंग देख के बोल रहे थे, दैट मीन्स आप सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लॉक पे कर रहे थे। जैसे ही वो मतलब और वो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए तो आपको दो चीज़ों पे, तो वहाँ पे आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इंटरफेयर कर रहा था विद नेम ऑफ द कलर। तो दैट मीन्स आपके लिए ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट बेस्ड ऑन द टास्क दैट यू आर गिवन आप उसको फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हैं। उसमें अर्ली या लेट होने की कोई एक रिजिड फिक्सेशन नहीं होनी चाहिए। तो इस मॉडल को हम मल्टी मोड मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके हिसाब से सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन मल्टीपल मोड्स, physical characteristics, semantics and meaning, and that is why we are calling it multi-mode model of attention. ठीक हो गया। तो आप जब अपने मॉडल्स करेंगे अगर सारे के सारे लिख रहे हो तो एंड इसके साथ करें, बिकॉज दिस इज लाइक एन ओवरआर्किंग कि आ जाओ सारे आ जाओ यहाँ पे, यू नो, दे आर काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट अर्ली मॉडल्स, लेट मॉडल्स एंड ऑल द अदर मॉडल्स आल्सो दैट वी स्पोकन अबाउट। अच्छा, इतनी ये तो आपकी सारी की सारी थ्योरीज हो गई। इसके अलावा आपको अटेंशन से बेस्ड कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस दो बार आए हुए हैं, इसलिए आई एम काइंड ऑफ एड्रेसिंग देम आल्सो हियर। अभी हम न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ अटेंशन पे आएंगे। एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस तो हुई कि मुझे दिखता ही नहीं है। इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस मतलब सिर्फ मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए ऐसे लगता है मेरे को पता ही, मैं कहती हूँ नहीं ऐसे तो हुआ नहीं, आई एम वेरी श्योर ये बात हुई नहीं, या वो बंदा आया ही नहीं था वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान नहीं था, जिसको आप इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक अ ब्लाइंडनेस दैट इज ब्लाइंडनेस ऑफ परसेप्शन, परसेप्चुअल ब्लाइंडनेस। ये तब होती है जब आप एक रूटीन सा काम करते जा रहे हो और आपको कोई नई चीज़ या कुछ चीज़ आई, आपका ध्यान ही नहीं उस पर गया, क्योंकि आप एक अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलस आपके ध्यान से ही निकल गया, आपकी अटेंशन में रजिस्टर ही नहीं हुआ, किसी फिल्टर में घुसा ही नहीं, इस कारण आपको वो चीज़ याद ही नहीं रहती। तो it is not really only lack of attention, it is also because you could not pay attention to that, right? और आपकी कोई intentionally आपने नहीं ऐसा किया था, it is inattentional, not paying attention to a thing leads to blindness of that thing, that is the point. ऐसे कई experiments किए गए, जैसे for example मैं आपसे बात कर रही हूँ या हम 3-4 लोग हैं, तो कोई बंदा अगर मैं कोई बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव बात कर रही हूँ, किसी पेशेंट का केस डिस्क्राइब कर रही हूँ जिसके कारण आप सबको शायद एम्पैथी के कारण थोड़ा डिस्टर्ब्ड फील हो रहा है, काफ़ी सारे लोग हैं, तो अगर क्लास में कोई एक बंदा आएगा पीछे से और यहाँ चला जाएगा, देयर इज अ चांस, बिकॉज ऑल योर फोकस इज ऑन व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट यू आर फीलिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस, यू मे नॉट नोटिस दैट पर्सन। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि 2 लोग बात कर रहे हैं और पीछे से कोई पीछे जो स्क्रीन है वो नीले से पीला हो गया, जब बाद में लोगों से पूछा जाता है इससे नहीं, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। तो ये नहीं कि वो अंधे हैं, बट बिकॉज दे डिड नॉट पे अटेंशन और दे कुड नॉट पे अटेंशन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द टास्क,
they turn blind or they don't register that. So inattentional blindness generally happens every day in our lives. जब भी आप कभी ध्यान आपका एक चीज पे ज्यादा लगा हो, हम लोग कितनी बारी होता है ना, लोग कहते हैं मेरे को लाइट दिखी नहीं, कहते हैं ना जब ग्रीन लाइट रेड लाइट होती है और आप निकल जाते हैं, ओह शिट मुझे तो लाइट दिखी नहीं। सोचो आप उस वक्त क्या कर रहे थे, सड़क पे तो थे, ड्राइव भी कर रहे थे, म्यूजिक भी चल रहा था, वही रास्ता जहाँ पर आप सोच कुछ और रहे थे, आप आज दुखी थे, आप आज खुश थे, आप कुछ भी सोच रहे थे, आपको भूख लगी थी, नींद आई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दैट मीन्स उस वक्त जो नहीं दिखा, दैट इज कॉल्ड टेक्निकली इट इज कॉल्ड इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस, दैट इज नंबर 1। एक और कंडीशन जो बहुत कॉमनली अटेंशन से रिलेटेड है, हालांकि इसका रीजन न्यूरोसाइक है या न्यूरोलॉजिकल है, बट दिखता है आपको, जिसको हम कहते हैं स्पेशियल निग्लेक्ट। स्पेशियल निग्लेक्ट एक न्यूरोसाइक कंडीशन है, उन पेशेंट्स में होती है जिनके राइट साइड पर, खास करके इस हिस्से में किसी तरह का स्ट्रोक या ब्लॉकेज या सिस्ट आती है, उनकी सर्जरी होती है। अगर राइट पैराइटल हिस्से में ऐसा हो और जिसके कारण कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं, वो लेफ्ट साइड को जैसे ऐसा लगता है अटेंड ही नहीं कर पाते। जैसे स्पेशल निग्लेक्ट के एक पेशेंट को कहा गया ये वॉच बनाने को, एक क्लॉक बनाने को, तो जो लेफ्ट वाली क्लॉक दिखाई गई उन्होंने राइट वाली बनाई, लेफ्ट वाला हाउस दिखाया गया उन्होंने राइट वाला बनाया। तो आप देख सकते हो इसका लेफ्ट पार्ट बिल्कुल मिसिंग है डिटेल, बिकॉज दे कुड नॉट पे अटेंशन टू देम बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन विच इज स्पेशल निग्लेक्ट। और इन पेशेंट्स को, ये तो ड्राइंग में हमारे पास सीधा एविडेंस आ रहा है, अगर आप इनको रूटीन में वॉच करेंगे, क्या करेंगे, शेव करने जाएंगे, इस साइड को शेव कर लेंगे, इस साइड को छोड़ देंगे, ये वाली सॉक्स पहन लेंगे, ये वाला उनको पता ही नहीं होता। सो देयर आर लॉट्स ऑफ दीज न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जिनमें भी हमारा अटेंशन डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है एज अ सिम्टम। और इसका मेन कारण, अभी जब हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल या न्यूरल बेसिस ऑफ अटेंशन करेंगे, विल सी कि ब्रेन का कौन से हिस्से में चोट लगने से, सिस्ट आने से, ब्लॉकेज होने से, हैमरेज होने से, स्ट्रोक के कारण कुछ नर्व्स के डैमेज होने से हमारे को अटेंशन से रिलेटेड तकलीफें हो सकती हैं। जी, How these people see the world? दुनिया कैसे देखते हैं? इनको आता दिखता है डिटेल, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये ऐसे हमें चल सकती हूँ आगे। ओके, सो दिस इज हाउ हमने हाइपोथेटिकली अपने ब्रेन को 4 लोब्स में डिवाइड किया हुआ है। आगे वाली फ्रंटल है, पीछे वाली ऑक्सीपिटल है, साइड वाली टेम्पोरल है, ऊपर वाली पैराइटल है। ये जो अटेंशन नाम का हमारा स्किल है, हमारी कैपेसिटी है, दैट इज गवर्न्ड बाय पैराइटल लोब, ये वाली जो एट द टॉप सेंटर है, राइट। पैराइटल लोब जो है वो हमारे को बहुत सारे ऐसे कामों में मदद करती है जहाँ पर हमारे को अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। चाहे वो अगर वो सुनने से रिलेटेड होगी तो पैराइटल लोब का टेम्पोरल के साथ जो एरिया है यहाँ के न्यूरॉन्स काम करेंगे। अगर देखने से रिलेटेड होगी तो ये थोड़ा सा पीछे का जो ऑक्सीपिटल के साथ है वो एरिया काम करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सर्च इट डिसाइड, बट हेडक्वार्टर अटेंशन का पैराइटल लोब है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे भी पूछा जाए, ऑलवेज बी वेरी क्लियर कि पैराइटल लोब है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए, जो आपको अटेंशन पे करने देती है। अगर आपकी पैराइटल लोब इधर, ये जो फ्रंटल वाले हिस्से में कब आपकी एक्टिविटी होती है, जब आप स्टूप इफेक्ट जैसा काम करते हो, जहाँ पे 2 कंपीटिंग चीज़ें आ जाती हैं और आपको टाइम लगता है कि अच्छा मुझे इंक का नाम लेना है, BLUE ब्लू नहीं बोलना, मुझे लाल कलर में लिखी है तो मुझे रेड बोलना है ना, किया था जो हमने टास्क। उस काम में जब वैसे टास्क लोगों को दिए गए तो ये देखा गया फ्रंटल पार्ट ऑफ योर पैराइटल, फ्रंटल बिल्कुल अगर ये है तो दैट मीन्स यहाँ का कुछ हिस्सा और पैराइटल, तो पैराइटल की जो बाउंड्रीज जिस जिस एरिया के साथ लगती हैं वो हिस्सा इन्वॉल्व होता है आपके उस काम से रिलेटेड अटेंशन में, बट पैराइटल रिमेन्स दी हेडक्वार्टर ऑफ दैट। नाउ पैराइटल लोब के कारण कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इस स्लाइड में वो सारी प्रॉब्लम्स का नाम है जो आपको कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। जब कभी राइट हिस्सा पैराइटल लोब का है जिसपे अगर चोट लगी है, नाउ व्हेन आई एम सेइंग चोट लगी है, कैन बी फिजिकल चोट तो है ही है, बट हमारे को पता है लोगों को अगर कोई सिस्ट हो, कोई ब्लॉकेज हो, कोई नर्वस न्यूरल डैमेज हो जाए किसी पर्टिकुलर हिस्से में, ये सारी कंडीशंस के कारण भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? पहला चीज़, अगर राइट हिस्से में चोट लगे तो आप किसी एक पार्ट, दूसरे पार्ट ऑफ योर बॉडी को, भी नो हमारे हेमिस्फीयर में राइट पार्ट लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट पार्ट। तो अगर किसी को लेफ्ट पे चोट लगी है पैराइटल पे, तो देयर विल बी स्पेशल नेग्लेक्ट ऑन द अदर साइड। सो हम इसको कह रहे हैं कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट, मतलब लेफ्ट पे लगी है तो राइट नहीं दिखेगा,
जैसे हमने पिछले वाले में लेफ्ट स्पेशल नेग्लेक्ट देखा था, राइट स्पेशल। तो कॉन्ट्रालेटरल मतलब जिस साइड के पैराइटल लोब पे चोट लगी है उसके साथ वाला जो हिस्सा है ऑपोजिट साइड पे, उसमें आप स्पेशल नेग्लेक्ट देख सकते हैं। दैट इज नंबर 1 प्रॉब्लम, जिसके कारण लोग ड्रेसिंग, वॉशिंग, इफ दे आर टेकिंग बाथ, वो एक ही साइड पे they'll kind of wash their face on one side and do things only on one side। तो इन सब बेसिक चीज़ों में भी, रूटीन चीज़ों में भी तकलीफ आ सकती है। और राइट साइड के डैमेज के कारण लोगों को कई दफ़ा कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया देखा जाता है। कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया का क्या मतलब है? जैसे आपको अगर मैं बेसिक से 5-6 ब्लॉक्स देती हूँ, हम सब ने बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेला हुआ एट वन स्टेज ऑन दी अदर, हम आराम से उनको थोड़ा तोड़ फोड़, टाइम लग सकता है, बट वी एंड अप मेकिंग समथिंग आउट ऑफ देम। वो लोग जिनके राइट साइड पे लगता है दे कैन नॉट कंस्ट्रक्ट थिंग्स, क्योंकि उनको शायद एक तो पूरा प्लेन ही नहीं दिख रहा, वो एक ब्लॉक को भी उठा रहे तो उनको आधा दिखता है, और उनकी शायद पैटर्न रिकग्निशन उनको बताती है कि आप ये आधा ही है, इसको मैं कहाँ से जोड़ूं, जो दूसरा ब्लॉक है उसका भी आधा दिख रहा है। दे कांट रियली मैच द साइड्स एंड पुट देम टुगेदर। सो इनके लिए किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, सो इमेजिन करें किसी मजदूर को चोट लग जाए ऊपर से गिर के, वो कंस्ट्रक्शन का काम भी सही से नहीं, मतलब उसकी ईंट एक तरह आधी रहेगी। तो इट्स सो डिफिकल्ट टू डू अ लॉट ऑफ दीज प्रैक्टिकल थिंग्स जो हम रूटीन में कर पाते हैं। सो बहुत से लोगों में एक्चुअली इसका नाम ही कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया पड़ा। बहुत सारे बच्चों में जब प्ले थेरेपी के दौरान उन्हें ऑब्जर्व किया जाता था, उसके बाद ये स्कैन्स किए गए, MRIs किए गए टू फाइंड आउट कि व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड। वो बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि उनके पैराइटल लोब का कुछ हिस्सा डैमेज, कभी किसी एक्सीडेंट, किसी फॉल के कारण, समटाइम्स कुछ जेनेटिक कंडीशंस में भी देखा जाता है, जिसके कारण वो बेसिक से चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। सो द नेम कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया। इनकी ड्राइंग एबिलिटी में भी प्रॉब्लम होती है, जैसा हमने पिछली स्लाइड पे देखा था। देन देयर ऑल्सो इज बायलेटरल डैमेज, जहाँ पे पैराइटल लोब के दोनों हिस्सों में जब प्रॉब्लम लगती है तो लोगों को देखने, सुनने और कोई भी मोटरिक काम करने में प्रॉब्लम होती है। अक्सर जब दोनों तरफ या पूरी पैराइटल लोब में अलग अलग जगह पर चोट लगे तो किस तरह की प्रॉब्लम्स दिखती हैं? लोग कई दफा, एक चीज है जिसको यहाँ पर लिखा गया है ऑक्यूलर एप्रेक्सिया, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर गेज। अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि लुक एट मी, तो आप लोग यू विल टर्न योर आईज टुवर्ड्स मी, या मैं आपको कहूँगी उधर देखो, इधर देखो। तो बहुत दफ़ा आप देखते हो जब न्यूरोलॉजिस्ट के पास डॉक्टर्स जाते हैं, पेशेंट्स जाते हैं, या कोई भी हेड इंजरी के बाद जाता है, तो एक पहली असेसमेंट होती है हमेशा उस पेशेंट की करी जाती है। उनको बोला जाता है आपको ये दिख रहा है मेरा हाथ, कितनी फिंगर्स हैं, ये देखो क्या है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। यू विल सी कि कई लोग जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, अगर पैराइटल लोब पे चोट लगी है, जस्ट बिकॉज दे हैवंट वोर्न देयर हेलमेट ऑन देयर हेड, और उन्होंने अपनी कोनी पे रखा हुआ था हेलमेट शायद उस वक्त जब चोट लगी, तो दे मे हैव व्हाट इज कॉल्ड ऑक्यूलर एप्रेक्सिया। They will not follow the instructions and they cannot control their gaze। आप मुझे जो भी कहोगे, या तो मैं इधर देखती रहूंगी या मैं कहीं दूर शून्य में ताकती रहूंगी, I will not follow your instructions, I will not look at you। मेरी विजुअल फील्ड जो है वो बहुत ही एम्बिगुअस या मेरे लिए बहुत ही अनसर्टन हो जाएगा। आप मुझे बोलते रहोगे ये तुम्हारे सामने खाना रखा है, बट आई कांट सी इट, तो मैं खाऊंगी कहाँ से? सो ऐसा लगता है कि लोग अपने वॉलंटरीली अपने विजन को, अपनी गेज को भी नहीं कंट्रोल कर पाते। वन, उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो इसके कारण होती है उसे कहा जाता है साइमल्टेनियस, जी जनरली साइलेंट होता है, सो इट इज साइमल्टेनियोसिया, विच इज के लोग अपने विजुअल सीन के अलग अलग पार्ट्स को इंटीग्रेट नहीं कर पाते। आप उनके पास अगर खाने की प्लेट रख दोगे, पानी का ग्लास रख दोगे, यहाँ उनका फोन है, दे रियली कांट प्रोसेस इट ऑल टुगेदर। अगेन आप देखो, आप कितने आराम से अपना फोन उठा के पानी भी पी लेते हो, खाना भी खा लेते हो, देख भी लेते हो, समझ भी लेते हो, सुन भी लेते हो। दे कांट इंटीग्रेट एवरीथिंग इन देयर विजुअल फील्ड विद डेक्सटेरिटी। उनके लिए हर पार्ट अलग है, हर चीज़ एक अलग टास्क है। पानी को उठाएंगे, पानी का ग्लास पिएंगे, और बाहर से लोगों को लगता है वो बेचारे के साथ क्या हो गया, बट दीज आर द थिंग्स दैट अकर ओनली क्योंकि बंदे ने शायद हेलमेट नहीं पहनी थी या जो भी हुआ था। उसके बाद ये आखिरी चीज जिसको कहा जाता है ऑप्टिक एटैक्सिया, लास्ट लाइन में जो है, आप अगर किसी को, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप कहते हो कि बच्चों को, क्यों डॉग्स को भी जब ट्रेन करते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि एक बॉल ली और वहाँ फेंकी, डॉग भाग के जाता है। जब बच्चों को हमने सिखाना होता है कि आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, कई बार आप आगे आगे घूम चल के जाते हो, बच्चा आपके पीछे पीछे जाता है। समटाइम्स यू होल्ड देयर हैंड, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग देम यू कैन टेल देम हाउ टू फॉलो थिंग्स। या बच्चा कैसे जल्दी से सीख जाता है कि अगर उसको कोई टॉय चाहिए जो आगे चला जा रहा है, बच्चा एक्साइटमेंट में धीरे धीरे उसके पीछे जाता है। दिस एबिलिटी ऑल्सो गेट्स लॉस्ट अगर ये ना हो। तो आप सोचो, आप आगे जा रहे हो और आप मुझे को फॉलो मी, तो मैं आपको फॉलो भी नहीं कर पाऊंगी, जस्ट बिकॉज मेरे को
प्रॉब्लम है विच इज कॉल्ड दी विजुअल गाइडेंस नहीं आपको हेल्प कर पाती, ऑप्टिक एटैक्सिया। सो ये सारी की सारी प्रॉब्लम अटेंशन के ऊपर असर डालती हैं। इस कारण और हमने बिल्कुल शुरू से पहली यूनिट से हम यही बात बोलते जा रहे हैं कि अगर अटेंशन ना हो तो शायद कुछ भी ना हो। इफ आई कांट पे अटेंशन टू एनीथिंग देन आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल एंटर माय memory, learning, intelligence, problem solving, nothing. Every day